1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम। IN इरविन जंजन 2211, इरविन जंजन 2211, इरविन जंजन है सन गोल्ड का हार चढ़ा दिया। ML की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए जब 0 आए तो वो pz होगा। h/2π की वैल्यू क्या है 1.05 इंटू 10⁻34। अगर ये भी ध्यान नहीं रहती तो इसको सिर्फ 1 याद रख लो, ठीक है। टोटल नोड्स कितनी होंगे किसी भी ऑर्बिटल में n-1, रेडियल या स्फेरिकल उनमें से कितने हो जाएंगे n-l-1। मैन के बाल मरने के पश्चात उसका बीपी हाई होगा। क्लासिक, कॉस्मिक, गार्डी, गामा, एक्स, एक्स, यू, यूवी, वी, विजिबल, इन, IR, माइक्रो, रेंज, रेडियो वेव्स। इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाए। तो आइसोटोप क्या होते हैं जिनका टॉप डिफरेंट हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू केमटेकी। और हम कर रहे हैं PCT केमिस्ट्री की प्रिपरेशन। और उसमें क्या है, हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है हमने। और काफ़ी लंबा चैप्टर था, शुरू से एंड तक आते आते कन्फ्यूजन हो जाती कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे क्या था, ठीक है। तो ये वाला जो वीडियो है ये इसीलिए है कि पूरे एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, प्लस थोड़ी बहुत ट्रिक्स या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, रिडबर्ग फार्मूला में 1/r(h) आ जाता है कई बार जब हमें लैम्डा निकालना पड़ता है। तो 1/10967 डिवाइड करते हैं वहाँ पे एग्जाम में बैठ के, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1/r(h) की वैल्यू भी याद कर लेंगे। इसी तरह h/2π और h/4π इनकी वैल्यूज याद कर लेंगे। कौन से साइंटिस्ट थे, स्पेक्ट्रा का ट्रिक, कितनी फ्रीक्वेंसी है, किसने क्या डिस्कवर किया था, सब करेंगे आज हम, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, आप लोग मान लो नोट्स बना रहे हो डिटेल जो भी है, बट ये वाली जो वीडियो है इसके नोट्स अलग से बना लो, पतली से एक नोटबुक ले आओ। हर एक चैप्टर का लास्ट में रिवीजन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का बहुत छोटे वे में आपको लिखना है और एग्ज़ाम से पहले 3-4 दिन पहले इनको रिवाइज करके ज़रूर जाना है। तो अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। इसमें क्या है, सबसे पहले लिखा है कि कौन सा जो हमारा फंडामेंटल एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर कैसे हुए थे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हुआ था, प्रोटॉन, न्यूक्लियस एंड देन न्यूट्रॉन, ठीक है। इस सीरीज में हुए थे। इलेक्ट्रॉन पहले डिस्कवर हुआ था, फिर प्रोटॉन, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी J.J. थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टाइन, न्यूक्लियस की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने। अब इन साइंटिस्ट के नाम ही भूल जाते हैं हम कई बार, मैं भी भूल जाती हूँ। तो कैसे याद रखना है, सन, गोल्ड, हर और चढ़ा दिया, ये भी याद रख लो, या फिर विग से याद रख लो इसको, विग जो होती है अपनी उससे। सन ने गोल्ड का हार चढ़ा दिया, सन जो हमारा बेटा है उसने गोल्ड का हार चढ़ा दिया, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो उसको, थोड़ा सा हिंट है। 4 है, चारों के चारों याद हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कौन सी रेज से डिस्कवर हुआ था, वो हुआ था कैथोड से, C से, और प्रोटॉन एनोड से हुआ था, ठीक है। इसके लिए निकली थी कैथोड रेज और इसके लिए अब है इलेक्ट्रॉन जो है उनका सोर्स क्या था निकलने का, तो वो कैथोड से ही निकले थे, कैथोड के अंदर से निकले थे, मतलब कैथोड ने ही रिलीज किए थे। लेकिन प्रोटॉन जो एनोड रेज थी, एनोड रेज क्या हुई थी, कैथोड और एनोड के बीच में जो गैस भरी थी हमने, हाइड्रोजन गैस, उसने जनरेट किए थे। ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैस से टकराए थे और फिर उससे क्या हुए थे, प्रोटॉन्स जनरेट हो गए थे। ध्यान रख लोगे, इतनी सी चीज़ है। उसके बाद है N, जो हमारे क्वांटम नंबर्स है, N, L, M और S, इनकी डिस्कवरी किसने की थी, तो N का बोर ने, L का सोमरफील्ड, M का लैंड, S का गोल्डस्मिथ एंड उहलेनबेक। इनको इतना ज़्यादा पूछते नहीं है बट फिर भी याद रख लेना इनको। उसके बाद है चार्ज और मास, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा, मास कितना होगा, न्यूमेरिकल्स में भी भर भर के आपको रखना पड़ेगा। तो अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। लाइक चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे सेम चार्ज होगा, बस साइन का डिफरेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। इसी तरह मास को अगर मैं देखूँ तो मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg में है, ये बात ध्यान रखना है, ये किलोग्राम में है। ये है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻27 है प्रोटॉन का, और सेम मास होगा न्यूट्रॉन का, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज है 0। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम होता है, तभी तो एटम न्यूट्रल होगा ना, प्लस होगा, एक माइनस हो जाएगा, न्यूट्रॉन पे 0 हो जाएगा बीच में। मास जो है इलेक्ट्रॉन का सबसे कम मास होता है, 10⁻31 kg जाएगा, और इन दोनों का 10⁻27 पावर भी याद रख लोगे तो काफ़ी है आप लोगों के लिए। 9 इंटू 10⁻31, ये 1.6
इंटू 10⁻27, 1.6 इंटू 10⁻27 याद रख लोगे। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि E/m, कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ये जो पीजीटी के एग्जाम्स हैं कि जे थॉमसन ने जो E/m निकाला था उसकी वैल्यू कितनी थी, या फिर गोल्डस्टाइन ने कितना बताया था। तो एक तरीका तो इसका ये है कि आपको ई क्या है चार्ज, एम क्या है मास, चार्ज भी याद कर रखा है, मास भी याद कर रखा है, दोनों को डिवाइड कर लोगे, पावर भी अगर आपने सही निकाल दी है तो आंसर हो जाता है। आप ऑप्शंस में से 4 में देखोगे तो थोड़ी दूर दूर पावर दी होती है तो आपको पता चल जाएगा, वरना इनको वैसे भी डिवाइड करके देख सकते हो। अगर नहीं करना है तो याद ही रखना है तो ये याद रखो 1.76 इंटू 10⁸, 9.6 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। इनको इन वैल्यूज़ को आप याद ही कर सकते हो और बेटर है अच्छे से याद कर लो इनको, ठीक है। और रदरफोर्ड ने जब अल्फा रेज डाली थी तो उसने गोल्ड पे डाली थी, याद रखना, गोल्ड फॉइल से पास किया था। पूरा वीडियो एनिमेटेड आपको दिखाया है। मूसले ने क्या किया था, यहाँ पे चार्ज बताया था, पूरा जो न्यूक्लियस के ऊपर टोटल कितना चार्ज है ये बताया था, ठीक है। अब जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक ने तो वो बेरिलियम यूज़ किया था, रदरफोर्ड ने गोल्ड यूज़ किया था, चैडविक ने बेरिलियम यूज़ किया था। दोनों ने ही अल्फा रेज निकाली थी, अल्फा रेज पास की थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की हुई थी कैथोड रेज से, प्रोटॉन की एनोड रेज से, न्यूक्लियस अल्फा रेज की वजह से डिस्कवर हुआ था, न्यूट्रॉन भी अल्फा से। ये रदरफोर्ड ने, ये चैडविक ने, इसने गोल्ड यूज़ किया था, इसने बेरिलियम यूज़ किया था। मूसले का कंट्रीब्यूशन ये था कि न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है टोटल ये बताया था, ठीक है। और ये सब चार्ज और मास की वैल्यूज है, याद कर लेना। जिंक सल्फाइड जो था वो फ्लोरोसेंस के लिए यूज़ किया था, लास्ट में जो लगाया था कैथोड और एनोड की साइड में, तो वो मटेरियल था जिंक सल्फाइड। ये जो रेज थी कैथोड और एनोड क्या थी, स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, शेडो बना रही थी, हीटिंग इफेक्ट शो कर रही थी, पेनिट्रेशन शो कर रही थी, आयनाइज करती थी, एक्सरे जनरेट किया था, इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। अब ये पेनिट्रेट और आयनाइजेशन, जब ये पेनिट्रेट करती है तब आयनाइज कर देती गैस को, ऐसे याद कर लो। या फिर जब आयनाइज कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, एक एक्सरे की फॉर्म में आप याद रख सकते हो कि एक्सरेज बनाते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रॉन जाके फोटो इलेक्ट्रिक पे टकरा रहे हैं प्लेट पे तो वो उसको भी अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट लिख लो, ऐसे ही याद रख लेना, जाते जाते रिवाइज करके जाना है इसको पूरा। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। इसने क्या बोला था कि जो भी रेडिएशंस आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आती है, वो यही बोला था उसने। अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही हुई उसके भी परपेंडिकुलर होंगे। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर, ऐसे याद रख लोगे इसको। वेव थ्योरी दी किसने थी, मैक्सवेल ने। उसके बाद बात करते थोड़ा सा, तो आपको पता होगा ये जो हाइट होती है दो, ये ऊपर होता है क्रेस्ट और ये होता है ट्रफ। ये जो हाइट होगी उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और वेवलेंथ होगी एक वेव की, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो वेवलेंथ होगी। और एक ही पॉइंट पे अगर मैं खड़ी हो गई हूँ तो वहाँ पे 1 सेकंड में कितनी वेव्स निकल रही है वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। ध्यान रख लोगे इसको। और वेव नंबर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स बन रही है, 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स बन रही है, ठीक है। तो और इसको डिनोट कैसे किया था, वेव नंबर म्यू बार से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ लैम्डा से, और सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, और म्यू होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी मैं पूरा का पूरा। तो म्यू बार क्या है, 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव्स बन रही है। तो उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती हैं, उनको मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, प्रोपोगेट करने के लिए, वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं ये। इस तरह से जब वो वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं तो वो किस स्पीड से ट्रैवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज सी से ट्रैवल करती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करेंगे हमेशा। आपको अगर नहीं गिवन है स्पीड तो ये लेनी है, खुद से सोच लेना उसको, ठीक है। अब ये दो रिलेशन थे, बहुत सिंपल से, बहुत बार किए हैं, C = म्यू × लैम्डा, और ये हो गया म्यू बार = 1/λ। वेव नंबर तो इनवर्स है वेवलेंथ का, इतना तो ध्यान रख लोगे। म्यू बार ये ऐसे ध्यान रख लेना, म्यू बार से डिनोट करते हो, ये इसका उल्टा कर दोगे तो ये ऐसा सा दिखेगा, ऐसे कुछ याद कर सकते हो। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है सी क्या है,
स्पीड है, और स्पीड किस में होती है, मीटर पर सेकेंड, सिंपल मीटर पर सेकेंड। मीटर में क्या होती है, वेवलेंथ, और पर सेकेंड या हर्ट्ज भी होती है, वो किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। तो c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, याद रख लोगे फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड, पर साइकिल, या हर्ट्ज पर सेकेंड या फिर पर साइकिल बोल सकते हैं। वेवलेंथ क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ किस में होती है, मीटर में होती है, तो ये लैम्डा इंटू म्यू। अगर बाई चांस भूल जाते हो कि c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा था या म्यू अपॉन लैम्डा था, तब के लिए है ये, ठीक है, बाकी भूलने वाली बात है नहीं है, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। उसके बाद करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक बहुत सारी काइंड ऑफ वेव्स हैं, उनको एक सीरीज में अरेंज किया है। इस सीरीज को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ से लेके वहाँ तक लिखा है, और इस यहाँ से जब उधर जा रहे हैं हम उन रेज की तरफ, तो लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, ध्यान रखोगे। अब इसमें हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे लैम्डा इंक्रीज हो रहा था या फिर फ्रीक्वेंसी इधर इंक्रीज हो रही है। तो उसके लिए अगर आपको ध्यान रखना है तो ये ध्यान रखो, हमें क्या बोलते हैं हमेशा कि यूवी लाइट में मत जाओ, या फिर सनस्क्रीन वगैरह लगा कर रखते हैं यूवी से बचने के लिए। तो उसको ऐसे ध्यान रखो कि यूवी जो लाइट है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी तो स्किन वगैरह जला देगी, लेकिन विजिबल लाइन में हम आराम से जा सकते हैं, विजिबल से तो कोई दिक्कत होती नहीं हमें। तो विजिबल और यूवी से विजिबल की तरफ जाएंगे तो एनर्जी कम होनी चाहिए, मतलब यूवी की एनर्जी ज़्यादा है विजिबल से, इतना सा बात है, यूवी की एनर्जी ज़्यादा है विजिबल से। और एनर्जी किसके बराबर होती है, एच इंटू म्यू, एनर्जी किसके बराबर होती है, एच इंटू म्यू। ये प्लैंक्स की थ्योरी थी, उसने यही बताया था, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। तो अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी सीधी सी बात है ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा इसकी कम है, तो इधर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इधर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। सिंपल सी ट्रिक है, याद रखना होता है एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे जाके ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि यहाँ से यहाँ जा रहे थे, फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी या फिर वेवलेंथ, और इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यूज है, याद नहीं रख सकते आप लोग सारी की सारी, कि हर एक जो रेडिएशन है उसकी वैल्यू आप याद करके बैठ जाओगे, नहीं होगी, ठीक है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कर लो, बट मुझसे नहीं होती थी, ठीक है। तो बस इसको सिंपल से ऐसे याद रखना है। अब ये सीरीज़ कैसे याद रखोगे, क्लासिक गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज, ऐसे याद रख सकते हो, क्लासिक गाड़ी एक्स यू, एक सेकंड ये रब कर दूं मैं पहले, एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है। लेक्चर जब पढ़ाया था तो पूरा एक्सप्लेन किया था इसको, ठीक है। इधर से इधर जा रहे हैं, ये सीरीज याद कर ली, उसके बाद तुम्हें पता है कि अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, उसमें नहीं जाना होता तो विजिबल से, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है ई इज इक्वल टू एच में होता है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होगी, इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, मतलब। अब देखो फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट होते हैं। कैसे हो गया, c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा था, अगर मेरे को सिर्फ म्यू लिखना है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा लिखूंगी मैं, फिर म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये तो कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, सॉरी इधर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होगी, कर लोगे। ऐसे ही 3-4 आपको ये दे देंगे, IR, विजिबल, माइक्रो, अल्ट्रा वायलेट, इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। वैल्यूज़ भी अगर दे दिए आपको और आपको कॉन्सेप्ट पता है कि किसकी कम होनी चाहिए, तो आप कर लोगे क्वेश्चन को आराम से, ठीक है। ये सब समझ आ गया होगा। अब विजिबल के अंदर ही क्या होता है, रेनबो बनता है हमारा, उसमें क्या होता है, विबग्योर, ये 7 कलर होते हैं, विबग्योर से याद रखना है। इसमें भी क्या होगा, इधर से इधर जो इस सीरीज में चल रहा है ना वही चलेगा कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, इधर से इधर जाएंगे तब, ठीक है। जो इधर से इधर जा रहे थे तब डिक्रीज हो रही थी, तो ये भी वही है, डिक्रीज होगा। इसकी वेवलेंथ याद रखना इंपॉर्टेंट है, विजिबल की वेवलेंथ 400 से 800 नैनोमीटर के बीच होती है, बस ये ध्यान रखना। विजिबल की जो वेवलेंथ है वो 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में होगी, इतना तो याद रख लोगे। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फेल क्यों हुई थी, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। और इसको ना एक्सप्लेन करने की वजह से फिर क्या आई थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, वेव नेचर माना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई थी, फिर वो ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो प्लैंक्स थ्योरी आ गई थी। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। इसमें क्या है, किसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर मेटल पे गिरती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेटल पे डिपेंड करेगी कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो अगर मेटल पे गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर निकाल देती है, तो उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहर निकले। ठीक है। इसमें फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होती है, इज इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नोट। मतलब ये वाली है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, आपने कितनी फ्रीक्वेंसी डाली है वो वाली, और ये माइनस करना है हमें h म्यू नोट, कितनी फ्रीक्वेंसी उसे चाहिए थी। आगे समझ, h म्यू माइनस h म्यू नोट, जितनी डाली है माइनस जितना चाहिए था। इसको h को अगर कॉमन भी ले लोगे तो म्यू माइनस म्यू नोट ऐसे लिख देना इसको। ठीक है। अब म्यू नोट जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी तो मुझे चाहिए, तो म्यू नोट को क्या बोल देंगे, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी मिनिमम चाहिए। और एच म्यू नोट ये क्या हो जाता है, एनर्जी पूरी की पूरी। एच म्यू क्या हो जाएगी, एनर्जी, इसको क्या बोल देंगे, थ्रेश होल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। ठीक है। एच म्यू नोट को डब्ल्यू नोट से भी डिनोट कर देंगे या इसको वर्क फंक्शन बोलेंगे। आ गया समझ, डब्ल्यू नोट दैट इज वर्क फंक्शन। इतनी सी बात है। म्यू नोट मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। एच म्यू नोट क्या है, टोटल एनर्जी है, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हो, या फिर डब्ल्यू नोट दैट इज वर्क फंक्शन बोल सकते हो उसको। इसके बाद अगर बात करते हैं ग्राफ, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, पहले एक बार बोल देती हूँ, प्लैंक्स ने जो था क्वांटम थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था, बस जो एनर्जी आती है वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है, जिसको क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं या फिर फोटॉन्स बोलते हैं। आगे समझ, प्लैंक्स ने क्या बोला था कि पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी आती है, और एक पैकेट की जो एनर्जी होगी वो एच म्यू होगी। एक पैकेट की एनर्जी किसके बराबर होगी, एच म्यू, एच म्यू। और ये म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या होता है अभी बताऊंगी, एच, h/2π, h/4π सब एक साथ कर लेंगे याद। ठीक है। तो ये एच म्यू मतलब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। इतनी सी बात समझ आ गई, यही बोला था उन्होंने। अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स है तो n h म्यू हो जाएगा, मतलब ये इंटीजर नंबर है, जितने फोटोन्स उतने मल्टीप्लाई कर दो h म्यू से। आगे यही था छोटा सा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, एनर्जी किसके बराबर है, एच म्यू, मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो फोटॉन्स निकलेंगे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाती जा रही है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये यहाँ से शुरू हुआ है, इस बात को ध्यान रख लेना। म्यू नोट मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे कम फ्रीक्वेंसी अगर आपने दी है कोई भी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, यहीं से निकलना शुरू होंगे इलेक्ट्रॉन्स। आ गया समझ। लेकिन फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी चाहे तुम जितनी बढ़ा लो, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उतने ही निकलेंगे, अगर आपने इंटेंसिटी सेम रखी। मतलब फोटॉन्स अगर उतने ही डाल रहे हो, उनकी एनर्जी चाहे तुम बढ़ाते रहो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो नहीं बढ़ेंगे। इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो ये वाला ग्राफ आएगा। और इसी तरह इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कांस्टेंट आएगा। ठीक है। ये पूरे डिटेल में मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे करवाया है, अभी इनको अपने नोट डाउन कर लो। ठीक है। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझ आ गई कि एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू होता है, और एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में निकलती, बस इतनी सी थी। ये है एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एक्स कोई भी सिंबल लिखेंगे एलिमेंट का जो भी है, उसके नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉन का नंबर या फिर प्रोटॉन का नंबर। ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर या फिर प्रोटॉन का नंबर। ऊपर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों का सम कितना है उसका नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटम एटॉमिक नंबर है, मतलब या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे क्या है, ये है मास नंबर। ठीक है। अब मास किस किस से मिलके बनता है, कोई भी एटम ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास होता नहीं है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मिलके बनता है। तो ये जो मास नंबर होता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखते हैं इसको, कितने नंबर ऑफ है। इसी तरह एटॉमिक में होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के नंबर लिख दो या प्रोटॉन के, क्योंकि सेम होते हैं। न्यूट्रल अगर एटम है तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब यहाँ पे देखो, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन जब करवाई थी, रेडियो एक्टिविटी बीच में थोड़ी सी, तो बताया था अल्फा रेज क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है। तो इनका बस ये ध्यान रखना था कि अल्फा बीटा और गामा इस साइड जब जाएंगे तो इनकी पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। पेनिट्रेशन पावर क्या है सब बता चुकी हूँ मैं। अल्फा बीटा गामा
और पेनिट्रेशन पावर इधर इंक्रीज होगी। उसके बाद है छोटा सा पूछ लेते हैं कभी कभी, ये आइसोटोप है या आइसोबार है। तो आइसोटोप क्या होता है? जिनका टॉप डिफरेंट हो। ये समझ आ गया, ये टॉप बोल रही हूँ, ये बेस बोल रही हूँ, तो इनका टॉप डिफरेंट होगा। या फिर इसको सिंपल सा याद रख सकते हो, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, बहुत ही सिंपल है हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो उसमें क्या होता है, ये तो सेम होगा और ऊपर का चेंज होता रहेगा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। तो 1 2 3 ये चेंज हो गया, मतलब टॉप चेंज हो गया। आइसोबार में क्या होगा, बार चेंज हो जाएगा, इनका नीचे वाला चेंज हो जाएगा। आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम, नीचे वाला चेंज हो गया, ऊपर 40 है सबका, ध्यान रख लेना इनको, ठीक है। मतलब बार अगर चेंज हो रहा है नीचे वाला तो आइसोबार है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है तो आइसोटोप है। आइसोटोन्स क्या होता है? टोन्स, न्यूट्रॉन्स, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, ठीक है। इसमें से अगर ये घटाओ और फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ जाए तो देख लेना, इसको चेक कर लेना एक बार निकाल के। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नाम से पता चल रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसके इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लगभग तुम्हें सीरीज में मिलेंगे, जैसे ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम +3, ठीक है। चार्ज बढ़ता जा रहा है इधर या फिर नेगेटिव कम होता जा रहा है, ऐसे सीरीज में इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम मिलेंगे। कैलकुलेट करके देखो, इनके सारों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 आएंगे, ठीक है। बाहर वाले कर लेना एक बार बस। अब ये है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, याद रख लेना। 1 नैनोमीटर, नो साउंड कर रहा है, तो 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर, 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर। और ये पूरी सीरीज योक्टो, जेप्टो, जेटा, योटा, यहाँ तक मैंने करवाई है फर्स्ट लेक्चर में, जो फर्स्ट चैप्टर करवाया है वहाँ पे, तो विद ट्रिक याद करवाई है मैंने इसकी पूरी, ठीक है। तो उससे याद कर सकते हो, बट ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हर जगह तुम्हें या तो पिकोमीटर में दे देंगे, आंसर पूछेंगे एंगस्ट्रॉम में, तो क्या होगा, 1 पिकोमीटर 10 की -12 पता होना चाहिए, तभी तो कन्वर्ट कर पाओगे ना, याद कर लेना इनको अच्छे से। उसके बाद है 1 कूलम किसके बराबर है, 3 × 10⁻⁹ (9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक सेकेंड। और 1 फैराडे इक्वल टू 965,485 कूलम। इतना याद नहीं रखते, 1 फैराडे को डायरेक्टली 965,000 कूलम से याद रखना है, ठीक है। और ये 1 कूलम किसके बराबर होता है, 1 फ्रैंकलिन। तो कूलम की जगह आपको फ्रैंकलिन दे दे कहीं पे, हालांकि ऐसा कभी दिया नहीं है, बट हो सकता है आपसे पूछ ले कि फ्रैंकलिन, तो फ्रैंकलिन और कूलम एक ही बात है। 1 फैराडे में इतना कूलम्स होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नोट डाउन कर लो, जाते जाते रिवाइज कर लेना। अब ये बीच में छूट गया था, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करूँ तो आंसर आएगा 1837, ठीक है। डायरेक्टली पूछ सकते हैं स्टेटमेंट वगैरह देके कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1837। और मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन प्रोटॉन करेंगे तो एक ही है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का जितना मास था उतना ही मास ऑफ प्रोटॉन होगा, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन होता है सिर्फ। हाइड्रोजन में चेक करोगे तो ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन में क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। जो हाइड्रोजन एटम है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में एक होता है, फिर ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं, ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। अब ये ग्राफ है, देख लेते। जो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे थे उसमें फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो तो पढ़ लिया, लेकिन इंटेंसिटी का, टेम्परेचर का इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा ये देखना है कि टेम्परेचर का इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक ग्राफ है T1 के लिए और ये होगा T2 के लिए, और यहाँ पे क्या है, T2 ज़्यादा है T1 से, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये पीक ऊपर जाती जाएगी, मतलब इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, बस इतना से ध्यान रखना है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये कम टेम्परेचर के लिए है और ये ज़्यादा टेम्परेचर के लिए, याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये है एमिशन और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है कि एमिट करेगा लाइट, उसको एनालाइज कर देंगे। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होगा, डिवाइड कर देगा लाइट्स को, तो वो क्या होगा, एमिशन। ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा क्या होगा, लाइट जहाँ से आ रही होगी बीच में एक ऑब्जर्वर रख देंगे, कोई ऐसा सोल्ट या फिर सॉल्यूशन रखेंगे जो कुछ रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर देगा, बाकी बची हुई को बाहर निकालेगा, फिर उनको सेपरेट किया जाएगा, ठीक है। एमिशन क्या होता है, डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, समझा दिया, इसमें ऑब्जर्वर होगा। ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। एमिशन कॉन्टिन्यूस कब होगा, वाइट लाइट जो रेनबो बनता है या फिर 7 कलर्स में डिवाइड होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा। डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा, लाइन स्पेक्ट्रा, जो पर्टिकुलर सोल्ट को आप लोग हीट करोगे और फिर उससे जो रेडिएशन निकल रही होंगी उनको अगर आप एनालाइज करोगे तो क्या होंगे, पर्टिकुलर लाइन्स आएंगे, उनको बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे आएंगी ब्राइट लाइंस, जो ब्राइट लाइंस आएंगी उनको एनालाइज करते हैं, यहाँ पे बनती है डार्क लाइंस। ठीक है, इतना डिफरेंस समझ आ गया। पूरा कलर्ड होगा, बीच में जो डार्क लाइंस आएंगी मतलब पर्टिकुलर कलर जो गायब हो गया है उसको एनालाइज करेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट्स दिख रही होंगी यहाँ पे वही गायब हो जाती है, इतना भी ध्यान रख लेना। सोडियम जो होता है वो येलो लाइंस देगा, दो यहाँ पे 5896 एंगस्ट्रॉम और 5890 एंगस्ट्रॉम पे। ठीक है, इसको डायरेक्टली हीट करोगे तो दो लाइंस आएंगी सोडियम की, ये वाली। और जब सोडियम को बीच में रखते हो अब्जॉर्प्शन के लिए तो वही दो डार्क लाइंस बन जाती हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ, दोबारा मैं नहीं बता रही अभी। इनमें ब्राइट लाइंस को देखते हैं, इसमें डार्क लाइंस को देखते हैं। इतना सा है एमिशन स्पेक्ट्रा। तो अब करते हैं जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, एमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी सीरीज दी थी, वो क्या है? लाइमन, बालमन, पास्चन, ब्रैकेट और फंड। इसको याद कैसे रखना है? मैन, बाल मर गए, पश्चात बीपी हाई। मैन के बाल मरने के पश्चात उसका बीपी हाई हो गया, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, मैन के बाल मर गए, उसके पश्चात बीपी हाई या लो बोल सकते हो, बीपी हाई लो हो गया। N1 की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे याद रखनी है। और N2 क्या हो सकता है? 1 से आगे 2 3 4 5 6 जितना भी होगा। इसके लिए क्या होगा? N2 2 नहीं हो सकता, 3 4 5 6 आगे जाते जाना है, मतलब इससे आगे वाले डिजिट्स अप्लाई करते जाओ। ठीक है, अब एक चीज़ और है, लाइमन जो था वो यूवी रेंज में था, फिर विजिबल में, फिर IR में। ठीक है, यूवी, विजिबल, IR, ये सारे IR में आएंगे। बाल में क्या था? कलर्ड लाइंस आई थी, इसलिए इसको विजिबल में ध्यान रखना। लाइमन क्या है? यूवी में। ये भी मैन के बाल क्यों मरे हैं? क्योंकि वो यूवी लाइट में चला गया था। ठीक है, और बाल मर गए तो भी विजिबल हो रहे हैं, अब दिख रहे हैं मेरे को। और पश्चात बाकी बच गए वो IR है। ठीक है, कर लोगे? अब यहाँ पे N2 बता दिया मैंने, इससे आगे वाले डिजिट्स रखने हैं सिंपल। लिमिटिंग लाइन जहाँ पे भी आपको बोला जाए वो होगा N2 को इनफाइनाइट पुट करना है। ठीक है, N2 को क्या करना है? इनफाइनाइट। और 1/∞ का स्क्वायर 0 होता है, इतना पता होगा। आयनाइजेशन के लिए भी क्या करना है? N1 को इनफाइनाइट पुट करना है, N1 को करना है, ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉन ना गिवन हो डायरेक्टली तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आया है, 2 जहाँ पे आया है वो N1 होगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आया मान लो 5th से और 1 पे आया तो N1 1 होगा। क्लियर है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। म्यू बार क्या होगा? फॉर्मूला जो है ये रिडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं, पहले बाल्मर ने अपना दिया था, बाद में रिडबर्ग ने सबके लिए दे दिया था। तो म्यू बार क्या होगा? R इंटू 1/N1² माइनस 1/N2² Z²। इसी को याद रखना है। ठीक है, पहले सिर्फ हाइड्रोजन के लिए याद करोगे, फिर ये Z² मल्टीप्लाई करना हाइड्रोजन लाइक के लिए करोगे। इससे बेटर क्या है, ये Z² से मल्टीप्लाई करके याद रखो। हाइड्रोजन का पूछा है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये याद रखना है। अब हाइड्रोजन लाइक क्या है? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो कोई भी और एटम जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो वो हो जाएगा हाइड्रोजन लाइक एटम। हीलियम पॉजिटिव, लिथियम +3, बेरिलियम +4, इन सब में भी क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनको हाइड्रोजन लाइक बोलेंगे। तो उनके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करना है अगर उसकी बात करें तो, स्क्वायर से। ठीक है, अब यहाँ पे R क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करें तो म्यू बार जो आएगा वो सेंटीमीटर इनवर्स में ही आएगा। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके पुट किया तो एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। इतना यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना है अपना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब कई बार क्या होता है, म्यू बार नहीं पूछते हमसे, डायरेक्ट पूछते हैं लैम्डा की वैल्यू बताओ हमें, लैम्डा। तो लैम्डा निकालने के लिए क्या करोगे तुम? पहले म्यू बार वाला फॉर्मूला रखोगे और फिर क्या करोगे? 1/म्यू बार, उल्टा करोगे। तो उल्टा करोगे, उससे पहले R की वैल्यू बाद में रखना। डायरेक्टली क्या याद रखना है तुमने? R की वैल्यू याद रखनी है। R की वैल्यू याद है, और 1/R की वैल्यू, 1/R की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम। याद रख लेना इसको, क्योंकि वहाँ पे बैठ के अगर तुम 1/109677 करने लग गए तो आंसर आ लिया तुम्हारा। ठीक है, तो 1/R = 912 एंगस्ट्रॉम, पक्के से याद रख लो। फिर एंगस्ट्रॉम को चाहो मर्जी 10 की पावर्स में मीटर में करो, नैनोमीटर में करो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये है म्यू, और लैम्डा निकालना हो तो ये वैल्यू काम आएगी। अब म्यू से आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते हैं। म्यू बार है जो, इसको अगर फ्रीक्वेंसी भी कन्वर्ट करना है तो लैम्डा आ गया तुम्हारे पास, तो C = म्यू लैम्डा निकाल सकते हो। इसको भी क्वेश्चन पे डिपेंड करें। अब सिंपल आता है बोर मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसमें क्या कमियां आ गई थी?
एक तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्योंकि माइक्रो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो न्यूटन के लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं थे, तो इलेक्ट्रॉन घूम के न्यूक्लियस में क्यों नहीं चला गया, ये डाउट था। दूसरा था स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये लाइंस क्यों आ रही, लाइमन की, बामर की, पाशन की क्यों आ रही है, यहाँ पे कुछ नहीं बताया था क्योंकि रदरफोर्ड ने तो बोला था ना इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ खाली जगह है काफ़ी। तो उसके बाद आया था बोर का मॉडल, ठीक है। बोर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पर्टिकुलर एक पाथ में घूम रहे होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसकी एनर्जी फिक्स होगी, ठीक है। जब तक हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ना दें या फिर उससे एनर्जी ना निकालें तो या वो इधर उधर जंप नहीं करेगा, मतलब वो उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा जब तक उसको एनर्जी ना दी जाएगी या फिर उससे एनर्जी ना ली जाएगी, ठीक है। ये बोला था उसने, क्या बोला, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला है उसने, ऑर्बिटल नहीं बोला है, अभी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था बोर का मॉडल ऑफ एटम। अभी इसमें क्या है, फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है इसके, बोर के जो है फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी का, रेडियस का, वेलोसिटी का, आयनाइजेशन एनर्जी और फिर लैम्डा की वैल्यू निकालनी और वो सब, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट। एनर्जी का फॉर्मूला जो ओरिजिनल जहाँ से निकाला है वो है 2π² m e⁴h² इंटू Z²/n², ठीक है। माइनस का सिंबल मत भूल जाना, एनर्जी नेगेटिव में है, यहाँ पे कोई भी n ऑर्बिटल का निकालोगे एनर्जी तो वो माइनस में आएगी, ठीक है। तो ये -2π² m e⁴ Z²/n²। तो इसकी वैल्यू जो पाई m e की वैल्यू रखी है उसके बाद ये वाली वैल्यूज निकाली हमने, ठीक है। तो इसको सिंपल याद करने के लिए क्या है, En = -BH। BH क्या है, बोर कांस्टेंट पे बोल रहे हो अभी के लिए, एज सच कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये वैल्यूज बार बार ना लिखनी पड़े इसलिए लिखा है कि एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू Z²/n², ठीक है, इंटू Z²/n²। बस अभी के लिए ये ध्यान रखो, En = कोई कांस्टेंट इंटू Z²/n²। अब ये क्या हो सकता है, ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है हमने, ये क्या क्या हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिट लेना चाह रहे हो। जूल में निकालना है तुमने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, किलो जूल में निकालना है, पर मोल में निकालना है, किस में क्या करना है, ठीक है। तो अगर तुम्हें चाहिए जूल पर एटम में एनर्जी तो वैल्यू रखोगे ये 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में तो 13.61312 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये कांस्टेंट डिपेंड करता है कौन सी यूनिट चाहिए, ये याद कर लेना, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रेडियस की। किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या है, 52.9 n²/z, पिकोमीटर में है, ये पिकोमीटर में है, ध्यान रखना। अभी 52.9 इसी को क्या बोल देते हैं, बोहर रेडियस बोल देते हैं, बोहर रेडियस, इसको a0 या फिर कहीं कहीं पे r0 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये है बोहर रेडियस, Rn = 52.9 n²/z पिकोमीटर। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2.18 इंटू 10⁸, ये थोड़ी थोड़ी स्पीड ऑफ लाइट से मैच कर रही है, ध्यान रखो, ठीक है, इंटू Z/n, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है इनको। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इनफाइनाइट में जब भेजेंगे उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, माइनस कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अभी, तो वो जब ये सोल्व करोगे तो वो आ जाता है एनर्जी के बराबर En। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, जो ये वाली वैल्यू है ना तुम्हारी एनर्जी की, इसका ये नेगेटिव साइन अगर हटा दो तो वही आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसी ऑर्बिट से अगर तुम बाहर निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉन को। सिंपल है, ये है किसी भी ऑर्बिटल में जो एनर्जी है वो, इस ऑर्बिट से अगर तुम्हें आयनाइज करना है इलेक्ट्रॉन को तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बस पॉजिटिव हो जाएगी, इससे कर लोगे। उसके बाद इनमें Z²n² आएगा या फिर n²z आएगा, Z/n आएगा, क्या करना है ये याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, किसी और सर ने बताई है वहीं से कॉपी की है, मैंने खुद नहीं बनाई है, ठीक है। तो ये है तो ये पूरा याद करने के लिए क्या है, एक सिंपल सी ट्रिक है, याद कर सकते हो, इरविन ERVIN, इरविन जंजन 2211, इरविन जंजन 2211, इरविन जंजन 2211, याद रख लो कि जंजन 2211। एनर्जी के लिए अगर तुम्हें लिखना है, एनर्जी के लिए क्या है, Z से शुरू करो, Z/n, Z/n। एनर्जी के लिए क्या होगा, Z, इससे आगे क्या है n, उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो Z/n, Z की पावर कितनी है 2, n की पावर कितनी है 2, समझ गए, ये पावर्स हैं और ये कैसे डिवाइड करना है ये बता रहे हैं, आगे ये समझ में। इसी तरह से अगर मेरे को रेडियस का लिखना है किसी भी Rn के लिए तो क्या होगा, R, यहाँ से दूसरा नंबर पे क्या है n से आगे क्या है Z, n के नीचे क्या है 2 और Z के नीचे 1 है तो पावर 1 ही रह जाएगी। इसी तरह से वेलोसिटी का अगर लिखना है तो ये यहाँ से शुरू करना है, थर्ड नंबर पे है क्योंकि ये 1 2 3, तो थर्ड वाला लो, Z/n, और पावर दोनों की 1 हो जाएगी। ये क्या है, सिर्फ Z और n को याद रखने का तरीका है।
हो गया। कॉन्स्टेंट्स याद रख लेना, तो इसको एक बार खुद से लिख के देखोगे तो आ जाएगा आराम से समझ में। तो ये क्या है, कुछ यूनिट्स कन्वर्जन बोल सकती हूँ, जैसे जूल्स की यूनिट क्या क्या हो सकती हैं वो है, थोड़ी सी वैल्यूज हैं याद रख लेना। एच की वैल्यू क्या होती है, एच जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड में। ठीक है, अगर इस जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है तुमने तो वो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू तो सेम रहेगी जो सेम वैल्यू है, इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग, अर्ग भी क्या है, एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, तो ये जूल्स में और ये अर्ग में, ध्यान रख लेना 2734। अब क्या है, कभी कभी अगर ये वैल्यूज हमने याद कर ली तो हमारा टाइम बच जाता है वहाँ पे। क्वेश्चंस तो सब कर लेते हैं, जैसे सॉल्यूशन सबको पता होता है, बट एक बंदा वहाँ पे लगा पड़ा है कैलकुलेशन करने में और दूसरे वाले ने ये वैल्यूज याद कर रखी, तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है और ये बहुत हेल्प करता है आपको रैंक इम्प्रूव करने में या आपकी जो मार्क्स है इम्प्रूव होने में। ठीक है, तो h इंटू सी, स्पीड ऑफ लाइट इंटू एच जब मल्टीप्लाई करूँगी तो वैल्यू आएगी 1.987, 1.99 याद रख लो तुम लोग या तो चाहो तो, या फिर रफली अगर इसको देखोगे तो ये 2 के बराबर है। ठीक है, तो रफली अगर याद करना है तो 2 इंटू 10⁻⁻25 जूल मीटर। ठीक है, इसको एज सच बहुत ज़्यादा जरूरी भी नहीं है क्योंकि 10 की पावर्स तो कर ही लोगे और ये 2 आएगा आंसर। ठीक है, याद कर लेना फिर भी, ये इंपॉर्टेंट है h/2π जो है बहुत बार यूज होने वाला है, h/2π एंड h/4π। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखो कि जो h की यूनिट थी, जो h की वैल्यू आती है ओरिजिनल जो नॉर्मल है h है, 10 की पावर में वही यूनिट है, जूल सेकंड, जूल सेकंड वही है, सेम है, 10⁻⁻34 10⁻⁻34 जूल सेकंड। डिफरेंस क्या है, 2π से जब डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा आंसर और 4π से डिवाइड करें तो 0.15 आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल, इसको याद रख लो। h/2π की वैल्यू क्या है ये याद करो बस, h/2π की वैल्यू क्या है 1.05 इंटू 10⁻⁻34। अगर ये भी ध्यान नहीं रहती तो इसको सिर्फ 1 याद रख लो। ठीक है, h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, पावर्स वही रहेंगी, बस अगर 2π से डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो जाएगा 6 की जगह। और अगर इसको फिर h/4π निकालना है तो सिंपल सी बात है ना, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, h/2π को h कट से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रख लोगे ना इन वैल्यूज़ को। अब बात करते हैं, कभी कभी वोट में दे देता आंसर, 1 वोट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है, याद रख लेना इस कन्वर्जन को। कभी कभी आपको वोट में यूनिट्स गिवन होंगे, फिर जूल में आंसर पूछेगा तो पता नहीं चलेगा, फिर फॉर्मूला में आपको जूल चाहिए होगा कैंसिल करने के लिए, तो 1 वोट जो है वो 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, 1 वोट 1 जूल पर सेकेंड। इसी तरह से अगर कभी जूल दे रखकर किलोग्राम में निकालना है तुमने तो वो 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जूल की जगह पे आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी रख सकते हो और 1 वोट की जगह पे 1 जूल पर सेकेंड भी रख सकते हो। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसमें कितने जूल्स होंगे, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कर लोगे याद इसको, आर की वैल्यू भी याद रखनी है, 1/r की वैल्यू भी याद रखनी है और ये सब याद रखना है। एनर्जी का जो फॉर्मूला था ट्रिक से याद रख लेना फॉर्मूला, तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब क्या है, बोर ने और उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था और ड्यूअल नेचर जो डी ब्रोगली ने वेवलेंथ दी थी सॉरी, उसके फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे, इनको जस्ट याद कर सकते हो। mvr इज इक्वल टू nh/2π, mvr इज इक्वल टू nh/2π। mvr क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। सिर्फ m इंटू वी हो तो वो लीनियर मोमेंटम होता है, एम वी आर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, याद रख लोगे, एम वी आर इज इक्वल टू nh/2π, लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है और ये किसके बराबर होता है, h/p की जगह p क्या है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इसकी जगह पे m इंटू वी भी लिख सकती हूँ मैं। और जब इनको सोल्व किया था, पूरा अच्छे से सोल्व करवाया था, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू h/√of 2m E_k आ गया था। E_k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, E_k काइनेटिक एनर्जी। और इसको और फर्दर निकालते हैं तो h/√of 2m QV भी लिख सकते हैं। Q क्या है, चार्ज ऑन द पार्टिकल, V क्या है, उसके ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, कहाँ पे कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज तो रट लो अच्छे से, काम आने वाले हैं। ठीक है, ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
इन्होंने क्या बोला था, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, या तो इसके बराबर होगा या इससे ज़्यादा ही होगी। एरर जो है, कभी कभी एरर भी बोल देते हैं या फिर अनसर्टेनिटी तो बोलते ही है। अब P की जगह पे m इंटू डेल्टा वी लिखा, तो m इंटू डेल्टा वी इधर ही रह गया और m को हम इधर ले गए, तो ये वाला फॉर्मूला भी होगा। हो गया ये क्लियर, याद कर लेना। अब ये है श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन सिलेबस में नहीं है बट फिर भी एक बार याद कर लेना, क्या पता कुछ 4 इक्वेशन देके पूछ ले कि इनमें से करेक्ट कौन सी जो इक्वेशन है। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड है सिंपल, प्लस ये वाली टर्म याद रखनी मेन तो 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। अब ये साई क्या है, साई है वेव फंक्शन बोलते हैं इसको, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, कितनी हाइट की वेव है उसको, उससे रिलेटेड है। साई वेव फंक्शन याद रख लोगे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं 8 पाई स्क्वायर एम। ई क्या है, टोटल एनर्जी, ई है टोटल एनर्जी और वी है पोटेंशियल एनर्जी, और तो ई माइनस वी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाली टर्म पूरी को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, याद रख लोगे। तो अभी पढ़ते हो क्वांटम नंबर्स को, ये तो बेसिक है। एन एल एम और एस इनसे डिनोट करते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे। क्वांटम नंबर कितने, 4, एन एल एम और एस। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल है एजीम्यूथल या सब्सिडरी या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोल देते हैं इसको, ये तीनों क्या है एल। एम क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक। एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, कर लोगे याद इसको। ये एन क्या होता है, और डिस्टेंस बताता है, तो मतलब साइज कितना है ऑर्बिटल का वो बताएगा। एल क्या बताएगा, शेप, किस शेप में है, डंबल शेप में है, स्फेरिकल है, 3 डंबल है, 4 डंबल है, कितने हैं, ये बताएगा शेप। एम क्या है, ओरिएंटेशन बताएगा, इधर ऐसे 2 लोब्स है तो इधर है, इधर है, इधर है, कैसे लगी हुई है लोब्स जो है स्पेस में। एस बताएगा स्पिन, इधर ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो बोलेगा स्पिन। तो स्पिन वाला तो सिंपल है, प्लस हाफ और माइनस हाफ 2 ही हो सकते हैं, इसकी वैल्यूज तीसरी हो नहीं सकती, 0 1 2 कुछ भी गिवन है तो गलत है। एन की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 जितना जाओ। इसको के एल एम एन ओ से भी डिनोट कर देते हैं, तो एन समझ आ गया, स्पिन समझ आ गया। एल की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एन पे। एल क्या होता है, 0 से लेके एन माइनस 1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव जो होगा। मान लो एम की ये एन की वैल्यू 4 है, तो एल हो जाएगा 0 1 2 3 तक, 4 से 1 इधर, ठीक है, एन माइनस 1 तक। इसी तरह अगर m की वैल्यू निकालनी है तो माइनस एल से लेके प्लस एल तक जाना है, जिसमें 0 इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अगर l की वैल्यू तुम्हारी आ गई है 3 तक, मान लो 3 है l की वैल्यू, तो -3 से लेके और +3 तक जाना है, -3 -2 -1 0 +2 +1 और +2, ये इतनी वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है, कर लोगे इनको याद। तो l की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकती है n-1 तक। तो L की वैल्यू जब 0 होगी तो वो रिप्रेजेंट करेगा s ऑर्बिटल को, 1 होगी तो p, 2 होगी तो d ऑर्बिटल है, f g h ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज ध्यान रख लोगे। ml की बात करें, ml क्या है, +-1 अगर आया है फॉर p ऑर्बिटल, अगर l की वैल्यू 1 आ गई है उसके बाद ml की वैल्यू +-1 आ रही है, तो +-1 किसके लिए हो सकता है, पी एक्स के लिए हो सकता है या फिर पी वाई के लिए हो सकता है, 0 पी जेड के लिए ही होगा। तो ये ध्यान रखना बस, एम एल की वैल्यू पी ऑर्बिटल के लिए जब 0 आए तो वो पी जेड होगा, जेड हो, ठीक है। इसी तरह से एम एल की वैल्यू जब 0 आए जेड ऑर्बिटल के लिए, एल की वैल्यू 2 हो जाए तो डी के लिए होगा, तो डी ऑर्बिटल के लिए जब आएगा 0 तो वो हो जाएगा डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इनको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। 0 होगा तो जेड है, मतलब ये तो कंफर्म है, और पी होगा या डी होगा ये एल पे डिपेंड करेगा, एल की वैल्यू 1 है तो पी, 2 है तो डी। +-1 इनके लिए हो सकता है, +-2 एक्स वाई और x² - y² के लिए, +-1 डी एक्स वाई और वाई जेड इनके लिए हो सकता है, ठीक है। याद रख लोगे, इन 2 को इंपॉर्टेंट है, 2 याद रख लेना, और ये एल की वैल्यूज, ठीक है। अब एक बात है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक चीज़ होती है, उसको अगर आपसे डायरेक्टली पूछते हैं तो फॉर्मूला लगाना है √L × L+1 h/2π। L क्या है, ये वाला L है, 2 3 4 जो भी वैल्यू आ रही है वो रखनी है, तो √L × L+1 h/2π। और दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछ सकते हैं, वो है √S × S+1 h/2π, ठीक है। स्पिन का रखना है तो स्पिन क्वांटम नंबर रखना है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर लिखना है, ठीक है, यानी एजीम्यूथल रखना है।
आ गया समझ में? तो कोई भी nth शेल है कोई भी nth शेल है, उसमें नंबर ऑफ सब शेल कितनी होंगी? n के बराबर ही होंगी। 5वीं शेल में 5 ही सब शेल होंगी, ऐसे याद रख लो, ठीक है। nth शेल में n सब शेल्स होंगी और ऑर्बिटल कितने होंगे उसके अंदर? ऑर्बिटल होंगे n स्क्वायर। जितने ऑर्बिट, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जितने ऑर्बिटल होंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो हमें बेसिकली बस ये याद रखना होता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो nth शेल में कितना है? नंबर ऑफ सब शेल्स n है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू n स्क्वायर, सिंपल है। इसी तरह से अगर मेरे को सिर्फ सब शेल गिवन है कि nth सब शेल है, कि l की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 2l+1। जैसे कि अगर मैं d ऑर्बिटल्स की बात करूं, तो l की वैल्यू 2 किसके लिए? d के लिए, और d हमें पता है 5 होती है। कैसे? 2 की वैल्यू यहाँ पे रखो, l की वैल्यू 2 इंटू 2+1 5, ठीक है। तो अगर l की वैल्यू गिवन हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऐसे निकलेंगे, अगर n की वैल्यू गिवन हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऐसे निकलेंगे n स्क्वायर से, और ऑर्बिटल्स के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2l+1 हो जाएगा। अब नोड्स समझा दिया था अच्छे से, पूरा डायग्राम वगैरह बना के। टोटल नोड्स कितनी होती है किसी भी ऑर्बिटल में? n-1। टोटल ऑर्बिटल्स किसी भी टोटल नोड्स कितनी होंगे किसी भी ऑर्बिटल में? n-1। रेडियल या स्फेरिकल उनमें से कितने हो जाएंगे? n-l-1। n-l-1। प्लेनर नोड्स कितनी होंगी? या फिर ये भी पूछ ले कि नोडल प्लेन कितना होगा? प्लेनर नोड्स या फिर नोडल प्लेन, एक ही नंबर होगा दोनों का, वो होगा l के बराबर। l के बराबर कर लोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अफवाह ने क्या बोला था कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या है? कम है, जिसकी एनर्जी कम है। तो अफवाह प्रिंसिपल यही है कि पहले कम एनर्जी वाला भरा जाएगा, फिर ज़्यादा वाला, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है? तो n+l रूल होता है। एक तो वो डायग्राम होता है पूरा, 1s 2s 3 लिखो, फिर एरो निकालो, उससे बेटर है n+l रूल, ठीक है। n की वैल्यू को ऐड करो l की वैल्यू में, तो अगर जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा आती है उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। ये जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ज़्यादा। अगर बाई चांस ये बराबर आ जाती हैं, कोई भी 2 या 3 ऑर्बिटल्स है, उनकी n+l वैल्यू बराबर आ गई, तो क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आपने n की वैल्यू देखनी है। n जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पहले n+l देखो, फिर n देखो, जो ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग भर दो। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल यही था कि एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है हमने। आगे समझ। इसमें एक चीज़ है कि हाइड्रोजन जो एटम होता है उसमें क्या होगा? 1s होगा, फिर 2s और 2p की एनर्जी बराबर होती है, फिर 3s 3p 3d की एनर्जी बराबर होती है, ठीक है। ऐसे इंक्रीज होता है, वो सिर्फ n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की वैल्यू। n की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, s है p है d है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n की वैल्यू ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, कर लोगे इसको, सिंपल है। उसके बाद बोला हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दो, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरो, उसके बाद पेयरिंग शुरू करना। अगर ये 3p ऑर्बिटल है, पहले एक एक भरा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ऑर्बिटल्स खाली पड़े और इसी में तुमने एक और लगा दिया, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये था हंट्स रूल। उसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन, उसने क्या बोला था कि अगर तुमने एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो उनकी स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी, ऐसे होगी। ये नहीं भर सकते, दोनों की स्पिन एक साइड में नहीं कर सकते, ये गलत है। ऐसे भी नहीं कर सकते, दोनों की डाउनवर्ड एक साइड में स्पिन नहीं कर सकते, दोनों की अपोजिट स्पिन होगी, बस ये था। और इसको दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि कोई भी अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये भी क्या है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही है, ठीक है। तो इनका बस नाम ध्यान रखना है और कैसे क्या करना है वो ध्यान रखना है। इसके बाद है हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है? एक तो उनमें सिमेट्री होती है, दोनों में हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो होती है उनमें सिमेट्री की वजह से ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है वो। और दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी। सेम लेवल पे तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज़्यादा स्टेबल है। और इसके अकॉर्डिंग एक्सेप्शंस क्या क्या बनते हैं? कॉपर, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और पैलेडियम, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी वजह से चेंज हो जाती है। क्या होती है खुद से लिख के देखो, ठीक है। तो
ये थे हमारे सारे फॉर्मूला जितने भी थे कन्वर्जन वगैरह। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगर थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है।